वाला आज हम बात करने वाले इकोनॉमी के बारे में। ये अक्टूबर सीरीज चल रही है अभी भी। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पहली न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये बेसिकली बताता है कि जो कोविड 19 में जो क्राइसिस हुए हैं उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आई हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए हैं, और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो इफेक्ट करते हैं पॉवर्टी को या इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो यहाँ पे क्या फाइंडिंग है इसको हम देख लेते हैं। एक मिनट। तो इसमें आप देख सकते हो कि रिवर्सल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ट्रेंड्स हो चुके हैं। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी बेसिकली डिफाइन करा है एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो कि 1.90 से अगर नीचे है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी, में वो कंसिडर करा जाएगा। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है बहुत ही बड़ी है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हो गए, आपको पता ही है। तो पहला रीज़न वही है कोविड 19 का। यहाँ पे बताया जा रहा है 88 मिलियन और 115 मिलियन पीपल है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं, क्योंकि कोविड 19 पैंडमिक की वजह से जॉब लॉस हो गया इसकी वजह से। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस साल का। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका या साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा ये हिट करा गया है जॉब लॉस। 49 मिलियन जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ गए हैं साउथ अफ्रीका में। यहाँ इसके अलावा आप देख सकते हो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े हैं। मोर देन 40% जो वर्ल्ड पुअर है वो अब कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में रह रही हैं। और कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉय करता है लाइवलीहुड और एसेट को, आपको पता ही है कि वेपन जब शूट होते हैं तो जो बिल्डिंग्स है वो टूट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका है, वहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स देखने को मिले हैं जो कि डबल हो चुके हैं। ठीक है, सीरिया यमन की बहुत बुरी हालत है। क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से 68 मिलियन से लेके 132 जो मिलियन है वो पॉवर्टी में है, और उन पे क्लाइमेट चेंज का बहुत इफेक्ट आया है, लाइवलीहुड का है जो है। और प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा देखा गया है इसमें। जहाँ पे पुअर है वो बहुत वनरेबल है और लेस रेजिलेंट है। ठीक है, ये इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का है ये बहुत सारे रेस करता है, जैसे फूड प्राइसेस। ये लोगों की हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है और ये डिज़ास्टर को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शेयर्ड प्रोस्पैरिटी है, जो कि डिफाइंड होती है कि ग्रोथ इन द इनकम ऑफ पुअरेस्ट 40% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो अगर हाई रहेगा शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी तो ये एक इंडिकेटर है वेलबींग, अगर लो है तो ये बहुत दिक्कत की बात है। तो 2012 से 17 में जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव हुई है, बट जो 40% ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उनका जो ग्रोथ है वो कम हुआ है। जो एवरेज ग्लोबल शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है वो स्टैगनेंट है या बहुत ही कम है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कम हो गया बिल्कुल। ठीक है, 2019-21 से लेके यहाँ पे बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं। कोविड 19 सबसे मेजर रीज़न है। इसकी वजह से इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ रही है, और जो कि एक मेजर साइन रहता है कि यहाँ पे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ ग्लोबल पुअर, ये बहुत ही एक अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पुअर है वो बेसिकली रूरल, यंग और अंडर एजुकेटेड होता है। ठीक है, लेकिन जो कोविड 19 क्राइसिस है ये बिलियंस ऑफ न्यू पुअर के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू पुअर जो बेसिकली होंगे जो अर्बन में रह रहे हैं, अर्बन में बहुत ही छोटे काम कर रहे हैं। ठीक है, या इनफॉर्मल सेक्टर्स में होंगे, या जो मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, या एग्रीकल्चर पे बहुत कम होंगे। तो रिपोर्ट क्या बताती है कि हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो बेसिकली रिफ्लेक्ट करे ये जो चेंजिंग प्रोफाइल है पुअर की। यहाँ पे सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स होना चाहिए जो हेल्प करे इनफॉर्मल सेक्टर को। ठीक है, पॉवर्टी एक्शन होने चाहिए जो कि लेने चाहिए ताकि जो इफ़ेक्ट्स हो वो कम हो। लर्निंग लेसन यही है कि हमें इमरजेंसी एक्शन लेनी चाहिए कोविड 19 में, और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से हमें की तरफ जाना चाहिए। गैप जो होना चाहिए वो पुअर गैप बहुत कम होना चाहिए, और एस्पिरेशन और अटेनमेंट देना चाहिए। अटेंशन मतलब कि ये यहाँ पे पॉलिसी ऐसी हो जो कि हेल्प करे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये बिल्ड करे इनकी कैपेसिटी। और ये एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इन्हांस करना चाहिए इनकी डेटा को, और इम्प्रूव करना चाहिए डेटा को। डेटा लिमिटेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जनरल पब्लिक के, अगर वो साइंटिफिक प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हिंडर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साउंड और एविडेंस बेस्ड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए प्रिपेयर्डनेस और ये प्रिवेंशन पे। ये एग्जांपल हमें मिलता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हुआ था, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम, जो कि ऑपरेशनल है 2013 से।
हमें एक्सपैंड करना चाहिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पे करंट सिचुएशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉवर्टी इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया में 364 मिलियन पुअर पीपल है, जो कि है 28% ऑफ द पॉपुलेशन। ये इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आउट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 1.3 बिलियन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, 2019 में। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में पॉवर्टी क्या है, 364 मिलियन पुअर पीपल है, 28%, जो कि आउट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बात कर रहा है, जो कि 1.36 बिलियन है। ये SDI 2019 का है। 271 मिलियन पीपल है वो पॉवर्टी के बीच में थे 2005 से, वो आ चुके हैं, मतलब केम आउट हो गए हैं 2005 से लेके 15 तक। बट जो नीति आयोग की SDG इंडेक्स 2019 का है, वो इंडिया को बताता है कि वो फिर से पॉवर्टी की तरफ जा रहा है पिछले 2 सालों में, ठीक है। तो ये मेजर्स हमें जो लिए हैं हमने कोविड-19, जो गवर्नमेंट ने लिए, वो स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कैश ट्रांसफर अंडर PM किसान स्कीम, लिबरल फाइनेंशिंग स्कीम अंडर नरेगा, और ये एम्पावर करना चाहिए पुअर को, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ये कुछ स्कीम्स है। और भी सारी स्कीम्स है जो आप देख सकते हो। इस पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया जो है, ये कैरी करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, 2015 में ये बनाई थी। ये बेसिकली कैलकुलेट करती है पॉवर्टी लाइन, जो कि होती है बेसिकली NSSO के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट होती है इंडिया में, वो बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे होती है, ना कि इनकम लेवल पे, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप कितना फूड इनटेक करते हो, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन पे आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट निकली थी, क्योंकि UPPCS में 2020 का UPPCS आप उठा लो तो वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी रिपोर्ट कैसी है और क्या वो बात करती है। तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया गया था इस साल, तो इसलिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका हो जाएगा, पर UPPCS 2020 में ये पूछा गया था। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, ये देख लेते हैं। एक मिनट। तो इस टाइम पे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो प्राइज मिला है, वो अवार्ड करा गया है US इकोनॉमिक्स पॉल मिलग्रोन और रॉबर्ट विल्सन को, क्योंकि उनका जो वर्क है ऑक्शन थ्योरी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। इस न्यूज़ को और डिस्कवर करते हैं कि वो उन्हें क्या, मतलब उन्हें क्या करा, तो उन्हें इम्प्रूव करा ऑक्शन थ्योरी को और इन्वेंट करा कुछ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट को, जो कि अप्लाई हो सकते हैं फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज में आते हैं और वो डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो सेल करे, जो कि ट्रेडिशनल ऑक्शन फॉर्मेट से हो। जो डिस्कवरीज है, ये बेनिफिट करता है सेलर्स, बायर्स और टैक्स पेयर्स को, जो कि अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है। अब ऑक्शन थ्योरी, पहले ऑक्शन समझ लेते हैं, फिर ऑक्शन थ्योरी देख लेते हैं कि ऑक्शन थ्योरी है क्या। ऑक्शन बेसिकली एक प्राइस होता है, एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है, जो गुड्स और सर्विसेज का होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्शन में एक बायर होता है जो बिड करता है। आपने मूवी में देखा होगा कि जैसे पेंटर की अगर कोई बोली लगाते हैं, ठीक है, कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, कोई और पेंटिंग चाहिए, तो जो सबसे ज़्यादा दाम देगा या बिड करेगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी, वैसा कुछ रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, पोटेंशियल बायर्स जो प्लेस करता है कॉम्पिटेटिव बिड्स, ठीक है, उसको वो चीज़ मिल जाती है, या तो वो ओपन या क्लोज फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जनरली जो ऑक्शन होता है वो प्राइवेट एंटिटीज़ करते हैं ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू ले पाए, लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है वो भी करती है, पर वो प्रायोरिटी देती है जो फैक्टर्स है अदर देन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, फैक्टर्स को देखती है वो, ठीक है। वेलफेयर वाला जो एंगल है उसमें थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम को, हाईएस्ट बिडर को, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट चूज कर सकती है बिडर जो कि टेलीकॉम को एक्सेसिबल बनाए पुअर को, ठीक है। तो प्रायोरिटी देखी जाती है, ना कि ये नहीं कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही वो बंदा काम कर रहा हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, पर वो वेलफेयर भी प्रोवाइड करे तो उसको गवर्नमेंट देगी। तो यही अंतर आ जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। इनफैक्ट जो इंडिया में ऑक्शन होते हैं, बिफोर ऑक्शन जो इकोनॉम रहता है वो लिमिटेड रिसोर्स पर रहता है, जो कि होता है रेडियो वेव्स गवर्नमेंट यूज टू एलोकेट, जो लाइसेंसिंग मैकेनिज्म होती है जो कि सोशल बेनिफिट दे, ठीक है। ये अप्रोच बहुत ही सही रहता है, पर यहाँ पे बहुत सारा लॉबिंग होती है ना।
की वेरिएबल क्या होते हैं डिटरमाइन करने के लिए, हम ये देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा नीचे आ गया। तो यही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल रहते हैं, रूल्स ऑफ ऑक्शन रहते हैं, वैल्यू रहता है जो प्रोफेशनल और पर्सनल रहता है, अटैच होता है, और एक अनसर्निटी रहती है कि क्या इन्वॉल्व रहेगा बिडिंग पे। ऑक्शन थ्योरी का देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, या जो आइटम होता है बिजनेस का फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट बेसिकली होता है ओपन मार्केट, जहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो उनको देता है जो अच्छा बिडर हो, ठीक है, जो ऑप्टिमम यूटिलाइज करे चीज़ों को। ये जो ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे प्रिस्क्राइब करती है डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो डिज़ाइन होते हैं ट्रांजेक्शन के। एसेंशली क्या होता है कि जो ऑक्शन है वो एक डिस्कवरी लाता है प्राइस का। जो ऑक्शन थ्योरी है स्टडी करता है हाउ एक्शन आर डिज़ाइन, कैसे रूल्स अपन गवर्न करता है ऑप्शंस का, कौन बिडर्स कैसे बिहेव करते हैं ऑप्शन में, और क्या आउटकम्स होते हैं जो अचीव होते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो ये बेनिफिट क्या है इस थ्योरी का, ये अंडरस्टैंड करता है कि बायर्स का बिहेवियर क्या है। ये हमें मदद करता है कि क्या बेस्ट डिज़ाइन होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए ऑप्शंस का। ये हेल्प ये भी करता है कि अब इवॉल्व करता है नेचर ऑफ ऑप्शन, ठीक है। और ये अंडरस्टैंड करता है कि कैसे आउटकम्स होते हैं डिफरेंट रूल्स ऑप्शंस के, और क्या फाइनल प्राइसेस होने चाहिए। ये देखता है कि क्या गवर्नमेंट जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उन पे सिर्फ एम्फेसिस होना चाहिए मैक्सिमम रेवेन्यूज का। जैसे इंडिया में हमने एग्जांपल देखा कि इंडिया उसको देगा, एलोकेट करेगा जो सही रहेगा, जो मतलब जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए मदद करेगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है इंडिया में, आप देखोगे ऑक्शन में, तो इंडिया को सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी में अलाउ करता है कि वो जो विनर बिडर है जिसका हाईएस्ट बिड है वो पे करेगा सेकेंड। यहाँ पे बस इंडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि इंडिया को स्पेक्ट्रम में अलोकेट करता है हाईएस्ट हाईएस्ट बिडर पे, तभी टेलीकॉम सेक्टर बहुत हैवी डेट पे है, ठीक है। इसलिए इंडिया को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, जो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि सेकंड प्राइस ऑक्शन थ्योरी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो यहाँ पे क्या करे, विनर बिडर जो है वो पे करे सेकंड हाईएस्ट बिडर को। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। विनर्स कर्स, ये एक थ्योरी है विल्सन ने दी थी, कॉमन वैल्यू प्रिंसिपल, इस पे बात करेंगे। इसका बेसिकली कहना ये था कि अगर आप बिड को नीचे रखो, मतलब जैसे अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है, अगर आप 25 रुपए से स्टार्ट करोगे तो अच्छा है। जबकि बिडिंग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। वहाँ पे अगर चीज़ है 50 रुपए की है तो 100 रुपए की बिड लगती है, या 120 या 200, मतलब उसकी जो रियल वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल वही दिया कि $50 की चीज़ है, सॉरी सॉरी, जो $25 की वैल्यू की चीज़ है वो $50 में बिक रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल द बायर जो बिड लगा रहा है वो लगा रहा है, बट जो रियल वैल्यू है उससे वो ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू इसको हम समझ लेते हैं। जो ये टर्म्स है बेसिकली बेनिफिट करते हैं पर्सन्स को जो डिराइव कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज। कॉमन वैल्यू होती है एक रियल मॉनेटरी वैल्यू जो कि रियलाइज्ड हो, और अनरियलाइज्ड भी होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की। ये सबके लिए सेम होना चाहिए। एग्जांपल इसमें दिया है कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है या वॉल्यूम ऑफ मिनरल्स है, वो एक कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, या किसी पेंटिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कॉमन वैल्यू हो गई। प्राइवेट वैल्यू होगी कि जो पर्सनल वैल्यू होती है किसी गुड्स और सर्विसेज की, ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर किसी कोई मान लो किसी बंदे को, किसी आर्टिस्ट को किसी आर्ट फॉर्म बहुत पसंद है या कोई पेंटिंग बहुत पसंद है, तो शायद वो उसको ज़्यादा पैसे दे सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेटस। पर कॉमन वैल्यू में ऐसा नहीं हो सकता, कि कॉमन वैल्यू में सबको पता है कि उसकी क्या कॉमन वैल्यू है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मल्टी स्टेट बिडिंग क्या होती है। मिलग्राम की ओपिनियन है कि जो प्राइवेट वैल्यू है डिफर करती है बिडर टू बिडर, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक ऑक्शन फॉर्मेट में, जो कि हमें बताता है कि जो सेलर है वो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू करता है और बिड करता है ताकि उससे ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्राइवेट और कॉमन वैल्यू पे जो बिडिंग कर उस टाइम पे बिड हो रहा है। देयरफॉर जो मल्टी स्टेट बिल्डिंग है वो एक गुड है जहाँ पे वैल्यू मिल सकती है ज़्यादा।
ठीक है। ये एनालाइज करते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि नंबर ऑफ वेल नोन ऑक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं क्या ऑक्शन फॉर्मेट होना चाहिए और क्या वो बढ़िया सा सेलर को दे सकता है जो कि हायर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू चार्ज कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम बात कर लेते हैं ARC के बारे में। ठीक है। ARC 3.3 पे है इसका। ARC हम देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ है हमें कवर जो करनी है, तो आज कोशिश करेंगे इसको मोस्टली हम सारा कवर कर लें। यहाँ पे है जो ARC कंपनीज के बारे में हम जान लेते हैं क्या। ARCs बेसिकली जो होती हैं वो फॉर्मर सेंट्रल बैंक फेवर करती है ARCs को, विच इज़ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो कि इंसॉल्वेंसी में बहुत हेल्प करती है। अब ARC होते क्या है इसके बारे में अब जान लेते हैं। ARC एक तरह की स्पेशल टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो बायर्स को, जो मतलब जैसे जिसका डेप्थ हो चुका है बैंक में, वो म्यूचुअली अग्रीड वैल्यू पे कुछ पैसे दिलवा दे, ताकि वो जो डेप्थ्स हैं या एसोसिएट सिक्योरिटीज़ है वो रिकवर हो जाए। ठीक है। नरसिम्हन कमेटी जो 1991 में फर्स्ट थी, उसने इन्विसाज करा था कि भाई हमें एक सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड होना चाहिए जो फैसिलिटेट करे बैंक्स को, ताकि वो बैलेंस शीट को क्लियर करे जहाँ पे उनके NPS बहुत कम हो। जो बाद में जो नरसिम्हन कमेटी 2 बैठी, जो 1998 में बैठी, मतलब 7 साल बाद, उसने ARC को प्रपोज करा। ARC इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट के अंडर, और ये रजिस्टर्ड होती है RBI के अंडर, कैसे सेबी के द्वारा, या सॉरी सरफेसी के द्वारा। ठीक है। सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे RBI रेगुलेट करता है ARC एज NBFCs। ठीक है। आरसेल जो है वो फर्स्ट ARC था जो कि सेटअप हुआ था ICICI बैंक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI और IDBI। यहाँ पे आज के टाइम पे 24 ARCs है, और LDWise की सबसे लार्जेस्ट है। अब रोल क्या होता है ARCs का, वो डिफाइंड है सरफेसी एक्ट में, जो 2002 के अंडर इसको कॉपरेट करा था। उसको देख लेते हैं कि ये एक्विजिशन करता है फाइनेंशियल एसेट का, चेंज करता है, टेक ओवर करता है मैनेजमेंट का, ये सेल और लीज जो बिजनेस का होता है, रीशेड्यूल करता है डेप्थ को, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करता है, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोर, ये सब सरफेस ही दिखता है। ये एक रेवोल्यूशनरी नहीं बोलूँगा, पर हाँ बहुत मेजर चेंज था, क्योंकि इसमें क्या होता है जो बेड लोन्स है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। इसके सारे एडवांटेज देख लेते हैं और इश्यूज भी देख लेते हैं, उसके बाद क्या आगे होना चाहिए ये देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि सेंट्रलाइजेशन होता है बैड लोन्स का इनटू वन, और ये कुछ हैंड्स में होता है जो प्रोवाइड करता है एक स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स, जो कुछ ARCs को देता है रादर देन बैंक्स को। रेगुलर बैंकिंग रिलेशन होते हैं जो अफेक्ट नहीं होते इससे, बट बैंक्स जो होते हैं वो उनके जो बैलेंस शीट होती है वो क्लियर हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे कुछ गुड एसेट्स मिक्स हो जाते हैं बैड वंस के। ये एक डील प्रोवाइड करता है लार्जर पोर्टफोलियो, जहाँ पे जो सेल होता है वो पैलेटेबल होता है बायर्स के। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो, अगर मान लो मैंने एक लोन लिया बैंक से, तो वो लोन मुझे रीपे करना है, तो अब क्या होगा, ARC का रोल सिंपल सिंपल ये होगा कि वो कॉमन वैल्यू पर आ जाएगा कि यार आप इतना पैसा दे दो, उसके बाद हम पहले चीज़ें सॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ डील लाके इस चीज़ को क्लीन कर देंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है। अब मीन्स ऑफ बूस्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फिडेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हेल्प करता है और बेनिफिट करता है इकोनॉमी को पूरा, क्योंकि NPS कम हो जाते हैं इवेंचुअली, क्योंकि बायर्स इन्वेस्टर्स जो हैं या बायर्स जो जिन्हें लोग लोन लिया है उनको वो लो कॉस्ट में या लो इंटरेस्ट पे आप देने के लिए राज़ी हो जाता है। ठीक है ना। अब इश्यूज क्या है इसको भी देख लेते हैं। RBI का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है 2019 का, वो बताता है कि जो लो हमारी जो रिकवरी है बहुत लो है ARC मॉडल के बीच में। अगर आप बात करो 2004 से लेकर 18 तक, जो मैक्सिमम एवरेज रिकवरी है ARC का, वो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज अगर बात करूँ तो 21.5% है 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद से डिक्लाइन पे बहुत चला है, ये 2.3 पे चला है। तो क्या रीज़न है जो एन पी नॉन नॉन परफॉर्मेंस है एआरसी मॉडल का? जो पहले क्या होता था, एआरसी को रिक्वायर्ड था कि वो कुछ जो डिस्ट्रेस बिजनेस है वो बैक कर दे ओरिजिनल प्रोमोटर को, तब कर सके जब वहाँ पे वैल्यू बन जाए। मान लो कोई बिजनेस है, वो ऑलरेडी डेप्थ में है और उससे रिकवरी नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। पर एआरसी पहले क्या करती थी, एआरसी कुछ बिजनेस प्लान में हेल्प कर देती थी, ताकि उनका जो लोन है वो, मतलब उनका जो वैल्यू है बढ़ जाती है बिजनेस की, और वो रिपे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रेस में जा रही है, तो इसी वजह से वो रिपे नहीं कर पा रहे। और ओरिजिनल सॉरी प्रोमोटर जो ओरिजिनल है वो अब पैसा नहीं लगा रहे। एआरसी जो है वो एडिक्वेटली कैपिटलाइज नहीं कर रही, जो रिक्वायरमेंट है बैंक्स के लिए, ताकि एनपीएस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एनपीए जो है वो कंसर्न रहता है अभी भी। यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रिकवरी पीरियड के बारे में, और क्या मेथड ऑफ वैलिडेशन होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, डेटा कलेक्शन क्या होना चाहिए। डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये बहुत ही कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है एआरसी का। या तो ये प्राइवेट पार्टीज करती है, या बैंक जो प्राइवेट बैंक्स होती है वो, जो कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होती है, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंट्रोलिंग स्टैक पे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है कि यहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट पार्टीज देखती है, प्राइवेट बैंक देखती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है कंट्रोलिंग स्ट्रिक पे, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है सिंगल पार्टी में। यहाँ पे रेगुलेटरी एम्बिगिटी है कि क्या फंक्शन होना चाहिए एआरसी का। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीसी जो बना था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसमें जो प्रोविजन है सबमिशन के, रेजोल्यूशन प्लान्स के, वो फाइनेंशियल एंटिटीज़ में इंक्लूड करते हैं एआरसी को, बट जो सरफेसी है वो इंक्लूड नहीं करता, ये परमिट नहीं करता एआरसी को कि वो इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे दिक्कत है। अब क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड ये है कि हमें होना चाहिए एनपीए का वैल्यूएशन गैप, जहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू होना चाहिए एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा बिफोर द सेल। सेटिंग होना चाहिए डिस्ट्रेस लोन सेल्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि रिसीव करे बिड्स को एनबीए के एनपीए जो हो रही है, ताकि वो बेटर प्राइस डिस्कवरी हो। प्रिपेयर करना चाहिए एक पैनल, जो कि सेक्टर स्पेसिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए फर्म्स और इंडिविजुअल के, जिसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलैक्सेशन होना चाहिए कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर नॉर्म में, जो इंकरेज करे प्राइवेट एंटिटीज़ को कि वो अपना प्रेजेंस बना सके और इन डेप्थ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके, और स्पेशलिस्ट होना चाहिए गेम्स में, जो कि कॉम्पिटेट करें और ट्रांसफर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं बोलूँगा, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 1 है ये पूरा इकोनॉमिक्स का, पार्ट 2 उसके बाद आएगा। और तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहे इसको, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मेरा नाम राहुल है, बाय।